नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों फिजिकल फीचर अपने आप में होता क्या है। जैसे हम कोई बात करें सरफेस के ऊपर वो भूभाग जो अपने आप में एक स्पेशल संरचना रखता हो या उसकी जो आकृति है वो अलग प्रकार की हो, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, भौतिक भाग बोल देते हैं। जैसे हम बात करें कि सरफेस के ऊपर वेरियस टाइप की जो है टोपोग्राफी या स्थलाकृति देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें ये क्या है, पर्वत है, ये है पहाड़ी, ये है पठार और ये अपने आप में क्या है, मैदान हो गया। तो ये अपने आप में क्या है, अलग अलग संरचना रखते हैं और अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, भौतिक विभाग, भौतिक भाग, भौतिक प्रदेश, भौतिक यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये इसी के एक ही नाम है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से भौतिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे एसपी चटर्जी, जिन्होंने भारतीय सरकार में भारतीय राजपत्र के आधार पर जो है हिमालय का या भारतीय जो विभाग हैं उनका बंटवारा किया है। तो उन्होंने मोस्टली जो है 4 प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया है। पहला है उत्तर के पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वतीय भाग को। तो दोस्तों पहले आपको ये जानना है कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है वो किस प्रकार से डिवाइड है। तो दोस्तों ये है अपने आप में उत्तरी पर्वतीय भाग, ये है भारत का विशाल मैदान, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये क्या है, अपने आप में प्रायद्वीपीय पठार, और जो साइड में तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है इसको तटीय मैदान बोला जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं तो इनको द्वीपीय समूह बोला जाता है। एक अन्य मैप के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि भारत का जो भौतिक विभाग है किस प्रकार से फैला है। तो 1 नंबर जो है यहाँ पे डाल दिया है, यह है हिमालय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का मैदान जो यहाँ पे फैला हुआ है उत्तर में, हिमालय के जस्ट दक्षिण में। वहीं पे तीसरे पार्ट की अपन बात करें इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, और वहीं पे जो तटों के सारे मैदान फैला हुआ है उसको अपन बोलते हैं तटीय मैदान। ये हो गया पश्चिम का मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, और ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। वहीं पे इसके अलावा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, और अरब सागर में जो है वो अपने लक्षद्वीप देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में द्वीप समूह कहलाते हैं। तो भारत का भौतिक विभाजन हम 4 प्रकार से एसपी चटर्जी के आधार पर जो है यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय प्रदेश के बारे में कि ये जो पार्ट है हिमालय प्रदेश, आज इसके बारे में पढ़ने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो दोस्तों हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है। सबसे पहले आपको दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर की ये थ्योरी जो है जाननी ज़रूरी है। जैसे अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीयता का सिद्धांत दिया था 1912 के अंदर, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी 1912 में जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो पूरे कॉन्टिनेंट है ना वो अपने एक जगह पे स्थित थे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सुपर कॉन्टिनेंट या महाद्वीप का नाम दिया था। तो उसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया, यानी कि पेंजिया ऐसा पार्ट था जहाँ पे सारे जो महाद्वीप वर्तमान के हैं एक जगह थे। फिर उसमें धीरे धीरे जो है डिवाइडेशन देखने को मिला और लोरेशिया और गोंडवाना में जो है पेंजिया डिवाइड हुआ। उनके बीच का जो पार्ट है जहाँ पे एक महासागर देखने को मिलता है उसको उन्होंने नाम दिया पेंथालासा। ये आपको याद रखना है। पेंथालासा जो है लोरेशिया और गोंडवाना के मध्य जो सागर था उसका नाम था। फिर दोस्तों इनका जो है और वर्गीकरण आगे यानी कि देखने को मिलता है। फिर दोस्तों यूरेशियन जो प्लेट है, अफ्रीकन यानी कि पूरा जो महाद्वीप है वो प्लेटों में डिवाइड हो गया। यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये अपने आप में क्या पूरी प्लेट बट गई और फिर ये अभिसरित यानी कि एक दूसरे यानी कि गति करती रही। और वर्तमान में जो कंडीशन है वो ये देखने को मिलती है जिसको अपन जो है 7 महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किसके रेफरेंस में, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले कोबर महोदय ने जियो संक्लाइन थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने इसमें बताया कि महाद्वीप, ये जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति महाद्वीपों के खिसकने से हुई है। उन्होंने इसका नाम दिया भूसंतति सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि
एक तो कौन सी यूरेशियाई प्लेट थी जिसका नाम था अंगारा लैंड, और एक थी भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड। इनके बीच में जो है 33 सागर पाया जाता था, और उनके बीच में अवसाद जमने से जो है वो फोल्ड माउंटेन बने हैं, जिसको अपन बोलते हैं हिमालय पर्वत। दोनों खंडों में क्षैतिजीय अपसरण होने के कारण जो दसाव हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप जो फोल्ड बने, जैसे हम बात करें 2 प्लेटें थी, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियाई प्लेट। इन दोनों के बीच में जो है अवसाद हुआ और अभिसरण हुआ। अभिसरण से दोस्तों यानी कि इसमें खिंचाव हुआ धरती के अंदर दबाव पड़ने से, तो दोस्तों यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन गए। जैसे एक मानचित्र के थ्रू जो है यानी कि एक पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो। ये जो है वो इंडियन प्लेट है, ये जो है उत्तर की तरफ खिसक रही थी, इसको अंगारा लैंड यानी कि यूरेशियाई प्लेट बोल सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपस में इनका कोलिजन हुआ, यानी कि अभिसरण होके जो है आपस में प्लेटें आपस में टकराई। ये जो पार्ट है इसको 33 सागर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इनमें जो है धीरे धीरे दोनों पार्टों से गति हुई, और फिर बीच में जो है जो क्षेत्र आता है उसमें से क्या हुआ, भूसन्नति देखने को मिलती है, यानी कि एक भूमि का भाग जो है ऊपर उठ गया, उसी को क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत बोलते हैं। तो दोस्तों जो हल्की प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, यानी कि 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो हल्की प्लेट नीचे चली जाती है और भारी प्लेट ऊपर आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, सबडक्शन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अक्षेपण बोला जाता है। तो दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति जो है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से टकराने से देखने को मिलती है। इसी प्रकार से मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, जिससे आप जो है आसानी से समझ सकते हो कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या था, एक पूरा पेंजिया था, और पेंजिया का धीरे धीरे जो है विभाजन होता गया, और ये अपने आप में क्या थी, ये इंडियन प्लेट। देखो दोस्तों ये यूरेशिया प्लेट से टकराएगी, और उसके बाद में जो है किसका निर्माण होगा, भारतीय विशाल हिमालय का निर्माण होगा। अब दोस्तों ये यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही है, और फिर टकराते ही किसका निर्माण होगा, ये दोस्तों इस प्रकार से जो है हिमालय का निर्माण देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जैसे सर्वाधिक जो चोटियां हैं हिमालय के अंदर, जैसे हम बात करें माउंट एवरेस्ट, K2, अन्नपूर्णा, ये सारी जो चोटियां हिमालय के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है वो हमारे प्यारे हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिलती है। 2 प्लेटें जो है आपस में टकराई, और टकराने से जो है वो इनमें जो है सेपन हो गया। हल्की प्लेट जो भारतीय प्लेट थी उसका सेपन हो गया, सबडक्शन हो गया, और उसी से जो है फोल्ड माउंटेन बने हैं। तो इंडियन जो हिमालय है उसको क्या बोला जाता है, फोल्ड माउंटेन का अच्छा उदाहरण माना जाता है। दोस्तों ऊपर से देखने पर इस प्रकार से ये प्रतीत होती हैं। यहाँ पर जो है 33 सागर देखने को मिलता है, और फिर ये यूरेशियाई प्लेट जिसको अपन अंगारा लैंड का पार्ट मानते हैं, और ये गोंडवाना लैंड जिसको इंडियन प्लेट के नाम से भी बोला जाता है। और आज के वर्तमान में कंडीशन में देखें तो हिमालय जो है इस प्रकार से देखने को मिलता है। यह एक और पिक्चर के थ्रू जो है आप समझ सकते हो कि हिमालय जो बना है वो इस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय प्लेट के खिसकने से बना है, यानी कि 71 मिलियन ईयर अगो ये कंडीशन थी, फिर 55 मिलियन ईयर अगो कंडीशन ये सेकंड देखने को मिलती है, और वर्तमान में जो कंडीशन है यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि वर्तमान में हम बात करें तो ये भी बोला जा सकता है कि जो हिमालय या इंडियन प्लेट है वो उत्तर की तरफ बढ़ रही है, और हिमालय की जो गति है अभी भी यानी कि जारी है, यानी कि उसमें जो पीक हैं जितनी भी वो अभी भी बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों जो प्लेटें हैं वो गति करती रहती हैं, और इसी से जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है वो अपन हिमालय को ले सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करें तो अब बात करते हैं दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय का जो पहले ये कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, यानी कि ये तो कोबर ने दिया, कौन सा, जियो संक्लाइन थ्योरी। तो कोबर ने जो है जियो संक्लाइन थ्योरी के माध्यम से बताना चाहा कि 2 प्लेटें आपस में टकराई, उन्हीं से जो है हिमालय का निर्माण हुआ, और दोनों खंड जो है क्षैतिज, यानी कि हम बात करें ये इस प्रकार से जो है वो टकराई, और उन्हीं के दसाव के परिणाम स्वरूप जो है वो यूरेशियाई खंड के किनारे पर कुनलुन-सान जो पर्वत है वो बना, जबकि भारतीय खंड के किनारे पर हिमालय पर्वत श्रेणी बना। तो दोस्तों वो बताना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो है ये प्लेट जो है इस प्रकार से हुई, यहाँ पे जो है मध्य भाग जो है तिब्बत का पठार वो मानते हैं, यहाँ पे वो
तिब्बत का पठार मानते हैं और यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई और यहाँ पे कुन लुन सान जो है वो पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने कोबर ने जो है जियो संक्लाइन थ्योरी प्रस्तुत की। जबकि भारतीय खंड के किनारे पर हिमालय पर्वत श्रेणी बनी। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य वलन से, यानी कि वलन क्या होते हैं दोस्तों, फोल्ड होते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके मध्य का जो भाग है उन पर दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, यानी कि दबाव पड़ने से जो स्थल होता है वो सिकुड़ जाता है, उसमें क्या पड़ जाता है, वलन पड़ जाते हैं। उन्हीं को अपन वलन या फोल्ड बोल देते हैं। यानी कि दबाव पड़ने से सिकुड़न जो है वो लैंड मास में आ जाता है। तो दोस्तों वलन से अप्रभावित उत्थित पठार भाग जो है तिब्बत का निर्माण मध्य पिंड के रूप में माना जाता है। तो कोबर ने जो है मध्य पिंड की जो है वो कल्पना की थी। दो पार्ट उन्होंने बताया, अग्रभाग और पीछे यानी पिछला वाला पार्ट। तो दोस्तों उनके मध्य जो है वो उन्होंने तिब्बत को माना और आगे वाली कुन लुन सान जो है पर्वत श्रेणी मानी और भारतीय क्षेत्र में उन्होंने हिमालय जो है उत्पत्ति मानी। तो ये जियो संक्लाइन थ्योरी दी थी कोबर महोदय ने। इसके बाद में दोस्तों सिडनी बुराड़ ने भी एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सिकुड़न या शीतलन सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा कि ये प्लेटें जो होती है ये अपने आप में एक शीतलन प्लेट होती है और ये जो प्लेट होती है इसी के अंदर कई बार जो है स्थिरता या शीतलन आ जाता है और इसी में जो है ठंड की वजह से यानी कि प्लेटें जो है सिकुड़ जाती है और उन्हीं से जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं। तो सिडनी बुराड़ के अनुसार पृथ्वी की धरातल के नीचे एक परत है जो अपेक्षाकृत कैसी है, मंद गति से शीतल होती है और शीतलन के उपरांत यह परत जो है सिकुड़ती है और विखंडित होती है और इन्हीं के सिकुड़न होने लगती है जिससे हिमालय के मोड़ों का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये प्लेट पूरी होती है और इसमें जो है क्या आ जाता है, सिकुड़न आ जाता है, तो उन्हीं से जो है फोल्ड बनते हैं। ये बताया किसने, सिडनी बुराड़ ने ही दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण किया था। अब बात करते हैं फॉक्स, वेडेल, ऑर्थर होम्स और पेस्को ने हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं तो अपन इनको जानेंगे नहीं। वहीं बात करें नेक्स्ट प्लेट विवर्तन की थ्योरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंग्लिश में इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज भी बोला जाता है। सबसे पहले जो है 1967 में हैरी हेस महोदय ने ये दी थी। इनका सहयोग किया था मैकेंजी, पार्कर व मॉर्गन ने, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। शॉर्ट में इसको पीटीटी के अनुसार भी हिमालय की उत्पत्ति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इन्होंने भी क्या कहा कि जो जितनी भी प्लेटें हैं वो क्या करती रहती हैं, गति करती रहती हैं। उन्हीं के माध्यम से जब इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि यूरेशियाई प्लेट व अपेक्षा बाहरी भारतीय प्लेट के परस्पर अभिसरण क्या होता है दोस्तों, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ये क्या होता है, अभिसरण। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभिसारी प्लेटें तीन प्रकार से गति करती हैं। एक तो करती हैं अभिसारी, एक करती हैं अपसारी यानी कि एक दूसरे के विपरीत जाती हैं और एक छू कर निकल जाती हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, भ्रंश का निर्माण इसी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो तीन प्रकार से जो है प्लेटें गति करती हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो इससे अभिसरण से ही जो है वो महाद्वीपीय खाई के सम्मुख विद्यमान परतदार चट्टानों में वलय पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति जो है देखने को मिलती है। तो दोस्तों भारतीय प्लेट का उत्तरवर्ती प्रवाह अभी भी जारी है, जिससे हिमालय के शिखरों में वृद्धि होती जा रही है। जैसे हम बात करें दोस्तों, हाईएस्ट पीक जो कितनी है 8,448, यानी कि ये कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान में भी जो है ये इसकी गति बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जो प्लेट है वो अभी स्थायी नहीं मानी जाती। इसी कारण जो है वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेट जो है अभी भी खिसक रही है। वहाँ पे दोस्तों ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलते, क्योंकि भारतीय जो हिमालय है उसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। जहाँ पे भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं वहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। बट भारतीय हिमालय क्षेत्र में अधिक जो है भूकंप देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से ज्वालामुखी बन नहीं पाते, यानी कि उनका जो उद्गार है वो हो नहीं पाता। इसलिए जो है यहाँ पे भूकंप अधिक देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी कम देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें हम दोस्तों कि जो हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी दी थी, यह मत जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्लेटों की गति से संबंधित थ्योरी दी जो काफ़ी जो है इनसे रिलेट करती है। फिर बात करें दोस्तों प्लेट संचलन के संबंध में जो है मत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना कि दोस्तों कोबर क्या मानते हैं कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती है, यानी कि यूरेशियाई प्लेट भी खिसक रही थी और इंडियन प्लेट भी खिसक रही थी। तो आपस में खिसकने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। बट स्वेश महोदय क्या मानते हैं कि यूरेशियाई प्लेट तो अपने आप में क्या थी, स्थायी थी, ये खिसकी नहीं है। इंडियन प्लेट जो है वो अस्थायी प्लेट देखने को मिलती है। दोस्तों ये थोड़ा समझ चाहूँगा मैं आपसे।
तो उन्होंने कहा कि जो यूरेशियाई प्लेट है वो तो अपने आप में कैसी है, वो स्थायी प्लेट देखने को मिलती है। ये किसने कहा? ये स्वेस ने कहा। तो स्वेस ने क्या कहा कि जो ये इस अंगारालैंड की जो प्लेट थी, कौन सी? यूरेशियाई प्लेट, ये तो स्थायी थी, बट जो इंडियन प्लेट है ना वो अस्थायी प्लेट मानी जाती है। तो ये जो है ऊपर की तरफ खिसक रही थी, इसी से जो है भारतीय खंड उत्तर की ओर खिसका और इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। वहीं पे अरगंड जो महोदय हैं उन्होंने क्या माना कि ये जो है प्लेट, इंडियन प्लेट, ये स्थायी है, बल्कि जो अंगारालैंड की यानी कि यूरेशियाई प्लेट है वो अस्थायी मानी जाती है। तो अरगंड जो है उन्होंने जो है अलग थ्योरी दी और स्वेस का मानना अलग था। वहीं पे कोबर महोदय ने जो है दोनों को अस्थायी प्लेट का नाम दिया। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, यानी कि हिमालय का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम बात करें हिमालय का वर्गीकरण, तो हिमालय का वर्गीकरण जो है मोस्टली दो प्रकार से देखने को मिलता है। पहले हम वर्गीकरण करेंगे समांतर रूप से और दूसरा करेंगे ऊर्ध्वाधर रूप से। तो समानांतर जैसे हम बोलें पैरेलल डिवीजन, तो इसमें दोस्तों हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर इसी को बोला जाता है हिमाद्री। फिर सेकंड जो है समानांतर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है पूर्वोत्तर हिमालय, जिसको शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों समांतर रूप से तीन प्रकार से हिमालय का विभाजन किया जाता है। वहीं पर वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर रूप से भी दोस्तों हिमालय का जो है चार प्रकार से डिवीजन देखने को मिलता है। पहला है पंजाब हिमालय, जो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और दूसरा है कुमाऊं हिमालय, जो पंजाब के नीचे जो एरिया आता है उससे, यानी कि नेक्स्ट जो है सतलज और काली नदी के मध्य। और फिर नेपाल जो हिमालय नेपाल के अंदर, और असम हिमालय जो है असम के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय की, यानी कि ट्रांस हिमालय की। पहले ही बात करेंगे हम पैरेलल यानी कि समानांतर रूप से हिमालय का वर्गीकरण। तो पहला है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय दोस्तों उपनाम इसका क्या नाम है? तिब्बत हिमालय भी इसको बोला जाता है। ये भारत का सबसे उत्तरी प्राकृतिक प्रदेश है। ट्रांस हिमालय के संदर्भ में सबसे पहले स्वेन हेडन ने क्या नाम दिया था कि इसमें जो पाई जाने वाली जो श्रेणी है काराकोरम, इसको मध्य एशिया की रीढ़ उन्होंने कहा। ट्रांस हिमालय में दोस्तों 1000 इसकी जो है लंबाई देखने को मिलती है और 250 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। इसके अंदर जो मोस्टली जो है वो काराकोरम, सालतोरा, लद्दाख, जास्कर और तिब्बत का कैलाश पर्वत आते हैं। अब दोस्तों एक बार थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि जो है किस प्रकार से ट्रांस हिमालय का डिवीजन देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी जो है पूर्ववर्ती नदियाँ प्रवाहित होती हैं। वहीं पे ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से परतदार जो अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उन्हीं से जो है वो बना है। वहीं पे इसके अंदर जो ठंडा मरुस्थल यानी कि लेह लद्दाख जो है देखने को मिलता है। वहीं पे सिंधु नदी लद्दाख जासम में बहती हुई एक बड़े गाज का निर्माण करती है और ये कितना बनाती है? 5200 मीटर गहरे गाज का निर्माण करती है। सिंधु नदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चोटियों की बात करें तो दोस्तों इसमें एक तो केटू जो जम्मू कश्मीर में है, दस्ते गिलसर, वहीं पे गसेर ब्रूम, मासेर ब्रूम, राकापोसी, कैम्प्री, दीवार और ब्रॉड पीक, हिंडन पीक आदि देखने को मिलती हैं। वहीं पे ग्लेशियर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें हिस्पर, वहीं पे सियाचिन ग्लेशियर, विचापो और बाल्टोरा हिमनद देखने को मिलते हैं। काराकोरम, खारदुंग, चोरबत, कालापानी, बुर्जिल, मिनमार और बाबूसर और जोजिला जो है इसमें मोस्टली जो है दर्रे देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अपन चलते हैं प्रैक्टिकल कि जो है वो किस प्रकार से जो है हिमालय, ग्रेट हिमालय फैला हुआ है। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या है? अपने आप में ये हिमालय का वर्गीकरण है। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं मोस्टली एक तो इसमें ग्रेट हिमालय जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन कौन सी श्रेणी आती हैं? एक तो काराकोरम आ गई, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी और एक कैलाश श्रेणी। वहीं पे इसमें हमने मोस्टली जो चोटियों की बात करी तो इसमें दोस्तों एक तो नंगा पर्वत, यहाँ पे एक राकापोसी, वहीं पे एक केटू देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे जो है मोस्टली एक नदी बहती है, जो कौन सी है? ये नदी है कौन सी? सिंधु नदी देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे 5200 मीटर जो है गाज का निर्माण कौन सी नदी करती है? वो करती है सिंधु नदी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान करना है कि ये ग्रेट हिमालय यहाँ पे देखने को मिलता है। मोस्टली जो है यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणी है ये आपको ध्यान करना है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ये आपको ध्यान करना है। बाकी जो दोस्तों इसमें जो है इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर की हमने बात कर ली कि यहाँ पे जो है कौन कौन से ग्लेशियर फेमस हैं।
तो इसमें जो है वो आपको ध्यान करना है कि एक तो हिस पर हिमनद यानी कि हिस पर जो है ग्लेशियर, फिर दूसरा है विचाफो, और फिर बाल्टोरा हिमनद, नुब्रा घाटी, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये चारों के चारों जो ग्लेशियर हैं वो देखने को मिलते हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इन्हीं क्षेत्र में जैसे हम बात करें K2 यहाँ पे जो है वो कौन सा ग्लेशियर है, वो सियाचिन ग्लेशियर, और कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, इन्हीं के मध्य जो है वो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर का मैं आपके लिए जो है एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, वहाँ पे जो है इनको आराम से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट हिमालय कौन सा है। चोटियों की बात होगी दोस्तों, इसमें K2 दस्ते गिलसर जो है जम्मू कश्मीर और मोस्टली जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। वहीं पे ठंडा मरुस्थल जो हो गया लेह लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो पाए जाते हैं उनको अपन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बोला जाता है, यानी कि गर्म मरुस्थल वो होते हैं। वहीं पे कर्क रेखा से अपन उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे उपोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो मरुस्थल होते हैं वो कैसे होते हैं, शीत मरुस्थल होते हैं। तो लद्दाख अपने आप में कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल देखने को मिलता है, क्योंकि लद्दाख कहाँ पे है, शीतोष्ण क्षेत्र में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हिमालय, मध्य हिमालय। यह पर्वत श्रेणी है विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ था। अब दोस्तों ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग युग में जो है अलग अलग हिमालय का जो है वो ओरिजिन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो है ओलिगोसीन युग में कौन सा महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय बना। मायोसीन से आप ध्यान रख सकते हो मध्य हिमालय, ठीक है, मायोसीन यानी मध्य, और प्लायोसीन जो युग है उसमें शिवालिक। तो दोस्तों शिवालिक जो श्रेणी है वो सबसे नई श्रेणी है। यूपीएससी में कई बार जो है पूछा गया है कि हिमालय की इनमें से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक जो श्रेणी है वो अपने आप में सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है। किसकी, हिमालय पर्वत की। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। और इसका जो ओरिजिन कौन से युग में हुआ, प्लियोसीन के अंदर इसका जो है ओरिजिन देखने को मिलता है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर है, और कहाँ तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। तो नामचा बरवा नेक्स्ट अपन वहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल रूप से। दोनों स्थानों पर जो है वो तीक्ष्ण अक्षसंगीय मोड़ यानी कि सिनेटैक्सियल जो बैंड है वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे पश्चिम में यह नंगा पर्वत से मुड़कर दक्षिण में पाकिस्तान में सुलेमान किरथर पर्वत श्रेणी को निर्माण करती है, जबकि पूर्व में नामचा प्रवाह में मुड़कर पूर्वांचल हिमालय का निर्माण करती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे समानांतर हिमालय जिसका नाम है पूर्वांचल हिमालय, तो वो कहाँ पर बनाती है, नामचा प्रवाह में मुड़कर जो पूर्वांचल स्टेट है यानी कि जिसको अपन 7 बहनों के नाम से जानते हैं, वहाँ पर पूर्वांचल हिमालय का निर्माण करती है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर मानी जाती है। चौड़ाई दोस्तों बात करें 160 से लेकर 140 किलोमीटर के मध्य दोस्तों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फैला हुआ है। यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा मिलती है 400 किलोमीटर के समथिंग, वहीं पे यहाँ पे दोस्तों 160 किलोमीटर समथिंग जो है इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो दोस्तों ये फैली हुई, ऐसे इसका जो ऑल ओवर एरिया है वो 5 लाख किलोमीटर देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर दोस्तों चट्टानें जो हैं वो श्रेष्ठ क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, चूना पत्थर की देखने को मिलती हैं। दोस्तों मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी जो है गिर जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हिमालय और जितने भी डिवीज़न हो रखे हैं इंडिया के फिजियोग्राफिक वो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूँ। तो दोस्तों यदि किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो हमें माफ़ करना, और हम किस प्रकार से जो है वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी, एक प्रकार की अभिनत घाटी है। इसमें वर्तमान में जो झेलम नदी अवसादों का निक्षेप, यानी अवसाद क्या होते हैं, तो मिट्टी पत्थर कंकर जितने भी होते हैं उनको निक्षेप यानी कि जमा कर देती है। इसे सरोवरी निक्षेप को करेवा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय का ढाल जो है तिब्बत की ओर तो मंद, जबकि भारत की तरफ जो है तीव्र है। तो दोस्तों भारत की तरफ तो तीव्र है और वहाँ पे यहाँ पे कैसा है, कॉनकेव, यानी कि हम इसको बोलते हैं तिब्बत की ओर कैसा है, थोड़ा सा मंद ढाल देखने को मिलता है हिमालय का। वहीं पे भारत की साइड जो है, भारत की साइड कैसा है, तीव्र दोस्तों इसका ढाल देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें दोस्तों हिमालय कई पर्वत श्रेणियों में मिलकर बना है। तो दोस्तों हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो है इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है मध्य हिमालय, हमने बात करी मध्य हिमालय की, तो दोस्तों नंगा पर्वत यहाँ पे है और नामचा बरवा यहाँ पे है। तो यहाँ से नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर जो मध्य हिमालय वो यहाँ तक जाता है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करें पीर पंजाल, धौलाधर और जो महाभारत श्रेणियाँ हैं वो मोस्टली इसके अंदर देखने को मिलती हैं। वहीं पे हाईएस्ट जो पीक है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। वहीं पे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यहाँ पे थोड़ी सी मध्य हिमालय की जो
श्रेणी है वो यहाँ पे मुड़कर जो है पूर्वांचल हिमालय का निर्माण करती है। दोस्तों ये जो है वो इस प्रकार से जो है इसका विवरण देखने को मिलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो है हमने बात करी पूर्वांचल हिमालय, यानी कि यहाँ पे देखो हमने समांतर रूप से जो है 3 प्रकार से डिवाइड किया था। ट्रांस हिमालय ये पढ़ लिया हमने, मध्य हिमालय पढ़ लिया, ये कहाँ से नामचा बरवा तक जाता है, और फिर पूर्वोत्तर हिमालय जिसको अपन शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों शिवालिक जो श्रेणी है वो अपने आप में ये दोस्तों मध्य हिमालय का ही अपने आप में पूर्वोत्तर हिमालय पार्ट माना जाता है, और जो श्रेणियां हैं वो शिवालिक श्रेणी अलग है, लेकिन कई किताबों में जो है वो इसको पूर्वोत्तर हिमालय को ही शिवालिक श्रेणी का पार्ट मान लिया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, यदि पूर्वोत्तर हिमालय आए तो वो शिवालिक श्रेणी का आपको पार्ट मानना है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप जो है NCERT की जो बुक है 9th की उसमें जो है आप देख सकते हो। फिर अपन बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रूप से पूर्वोत्तर हिमालय को दोस्तों अपन असम हिमालय के अंदर जो है क्लियर देखने वाले हैं। फिर बात करते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी कि वर्टिकली जो डिवीजन देखने को मिलता है हिमालय का वो 4 प्रकार से देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसको, हिमालय को, यानी कि अब दोस्तों अपन डीपली थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो महान ग्रेट हिमालय है, हिमालय श्रृंखला की भौगोलिक दृष्टि से पुनः 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों आप श्रेणियों के अकॉर्डिंग जो है इसको पढ़ सकते हो, जैसे शिवालिक श्रेणी जो है इसमें आएगी। वहीं अपन जो प्रादेशिक जो वर्गीकरण किया गया है पंजाब कुमाऊं उनमें वो आगे देखने वाले हैं। तो महान हिमालय यहाँ पे देखेंगे, उपनाम इसको वर्ध हिमालय बोल देते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री या मुख्य हिमालय इसको बोल दिया जाता है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ आपके लिए। तो इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो है 2500 किलोमीटर फैली हुई है, और चौड़ाई दोस्तों 25 किलोमीटर यहाँ पे पूर्वोत्तर में, और वहीं पे यहाँ पे चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। महान हिमालय की औसत जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर देखने को मिलती है, यानी कि जो हाईएस्ट पीक है वो दोस्तों इसमें देखने को मिलती हैं। इसके पश्चिम भाग में सिंधु नदी और पूर्वी भाग में क्या ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। तो दोस्तों ये जो जा रही है सिंधु, और यहाँ से जो है वो आ रही है ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय में लगभग जो है वो 45 ज्ञात चोटियों की ऊंचाई जो है 7000 मीटर से ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। नेपाल में जो है मोस्ट ऑफ सारी चोटियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे मकालू हो गई, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सारी चोटियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। भारत की सबसे ऊँची चोटी जो है वो इसी में है, K2, यानी कि इसका जो है फुल नाम दोस्तों आपको बताना है K2 का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों महान हिमालय में लगभग 45 चोटियां जो हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, वो 7000, यानी कि जो महान हिमालय है वो काफ़ी ऊंचा देखने को मिलता है। और विश्व की सबसे चोटी अपन ने बात करी एवरेस्ट जो है 8848 मीटर, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये दोस्तों नेपाल में देखने को मिलती है। वहीं पर इसे नेपाल में सागर माथा या चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा जो है नेपाल में इसको बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं पे दोस्तों महान हिमालय के अंदर आने वाली जो अन्य चोटियां हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है 8800 जो है 48 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट देखने को मिलती है समुद्र तल से। तो समुद्र तल से जितनी भी, यानी कि किसी भी चोटी को यदि हम मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, वो समुद्र तल से ही मापते हैं। फिर नेक्स्ट है गार्डविन ऑस्टिन, ये फुल नाम जो दोस्तों आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आ गया। गार्डविन ऑस्टिन K2 जो जम्मू कश्मीर में है, PO के पार्ट में पड़ती है। हाइट की बात करें तो 8611 इसकी जो है वो मीटर में हाइट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ती है, 8593 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू नेपाल में पड़ती है, 8481 मीटर है। धौलागिरी जो है नेपाल में 8172, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में 8126, अन्नपूर्णा नेपाल में 8078, नंदा देवी उत्तराखंड में 7817, नामचा बरवा तिब्बत में पड़ती है। यहाँ थोड़ा सा पार्ट जो है इसका जो कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। 7756 जो है इसकी एवरेज हाइट देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आप जो है ये श्रेणियों को देख सकते हो, ये NCERT की से उठाए हुए सारे मानचित्र हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। काराकोरम लद्दाख श्रेणी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो महान हिमालय का पार्ट मानी जाती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट, फिर है इसमें जो दर्रे आते हैं कौन कौन से, दर्रों का भी दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो अलग से बना दूंगा, वहाँ पे आकर जो है आप देख सकते हो। दर्रों की बात करें इसमें बोरजिल जोजिला जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, शिवकिला और बारालाचा जो है हिमाचल प्रदेश में, थांगला लिपुलेक जो है उत्तराखंड में, नाथुला जलेपला जो है वो सिक्किम में पड़ते हैं, और बोमडिला जो है काफ़ी फेमस है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों ये महान हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करें धार्मिक जो स्थल हैं तो इनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ,
गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड। तो दोस्तों गंगोत्री से जो है गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, केदारनाथ से जो है भागीरथी और बद्रीनाथ से जो है इसकी सहायक जो नदियां हैं वो निकलती हैं। अमरनाथ जो है जम्मू कश्मीर में, ये भी मान हिमालय में ही पड़ता है। ग्लेशियर की बात करें तो दोस्तों इसमें गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ये मोस्टली जो है इसमें ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। फिर बात करें अपन मध्य हिमालय की, तो दोस्तों मध्य हिमालय दोस्तों ये यहाँ पे देख सकते हो महान हिमालय की जस्ट बीच, यानी कि इसमें बीच में कौन सा है, MCT, और फिर इसके नीचे है लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय जो है उपनाम इसको हिमाचल हिमालय, यानी कि लोकली अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे मध्य हिमालय को हिमाचल में क्या नाम से जाना जाता है, हिमाचल हिमालय। यहाँ पे लघु हिमालय, ठीक है दोस्तों, इसी का नाम है। यह मान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित है, यानी कि यहाँ से लेकर जो बीच वाली लाइन है ब्लैक वाली, वो मध्य हिमालय के नाम से जानी जाती है। चौड़ाई की बात करें 80 से 100 किलोमीटर जो है चौड़ाई देखने को मिलती है। वहीं पे दोस्तों जितनी भी जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में इनकी चौड़ाई कम मिलेगी। औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों 4500 मीटर, यानी कि महान हिमालय से जो है इसकी औसत जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। वहीं पे मध्य हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर निम्न नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो मध्य हिमालय में हमने इससे पहले ही बात कर ली कि जो इसमें श्रेणियाँ आएंगी, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा उत्तराखंड में पड़ती है, मसूरी जिसके अंतर्गत चक्राता और रीवा श्रेणियाँ आती हैं, ये उत्तराखंड में है। महाभारत जो है नेपाल में आती है, और डोक्यो सिक्किम में पड़ती है। ब्लू माउंटेन जो है भूटान में, और डफला बूम जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मोस्टली इनकी पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है। वहीं पे इसमें जो कुछ हिल स्टेशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे हम बात करें शिमला, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा जैसे इसमें जो हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। हिल स्टेशन दोस्तों पहाड़ का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे जो है आराम से, यानी कि पर्यटन जो स्थल से जो है इनको डेवलप कर लिया जाता है। तो हिल स्टेशन जो है यानी कि हिल ऐसा पार्ट हिल के ऊपर जहाँ पे रहा जा सकता है। वहीं बात करें दोस्तों इनमें जो घाटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों कुल्लू कांगड़ा घाटी जो काफ़ी फेमस है। लाहौल स्पीति घाटी दोस्तों काफ़ी ठंडी घाटी देखने को मिलती है। फूलों की घाटी और काठमांडू घाटी जो नेपाल में पड़ती है ये भी काफ़ी फेमस है। कांगड़ा घाटी दोस्तों धौलाधर के ठीक नीचे जो है नमन प्रकार यानी कि स्ट्राइक की जो घाटी है, जबकि कुल्लू घाटी रावी के ठीक ऊपर है जिसे अनुप्रस्थ घाटी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला के नीचे निम्न ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको अपन क्या बोल देते हैं, मर्ग के नाम से, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। वहीं पे जबकि उत्तराखंड में इसे बुग्याल, गर्मियों में पहाड़ी क्षेत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। प्यार तो दोस्तों सर्दियों में जो है घाटी में स्थित मैदान को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे दोस्तों हम बात करें शिवालिक श्रेणी की, तो दोस्तों शिवालिक जो है शिवालिक श्रेणी भी काफ़ी फेमस है। पोस्को और पिलग्रिम नामक विद्वान के अनुसार शिवालिक की उत्पत्ति जो है इंडो ब्रह्म शिवालिक नदी के प्राकृतिक तटबंधों के उत्थान के परिणाम स्वरूप देखने को मिलती है। अब दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है MBT, ये दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक मैप के थ्रू जो है 3 ब्रंश जो है काफ़ी फेमस है। पहला महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा है, MCT, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोल देते हैं। यानी कि थ्रस्ट अपने आप में क्या होता है, एक ब्रंश होता है, यानी कि ये जो है दोस्तों ये बीच की जो घाटी है या कोई 2 एरिए होते हैं जिनके बीच में जो है दरार आ जाती है, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट बोल देते हैं, या इसको अपन क्या बोल देते हैं, फॉल्ट भी बोल देते हैं। तो दोस्तों महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा है, MCT। वहीं पे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में जो है वो MBT है, जिसको अपन क्या नाम दे देते हैं, उसको बोल देते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। वहीं पे MCT का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वहीं पे MBT का नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये दोस्तों यहाँ पे तीनों जो है वो देख सकते हो। वहीं पे हम बात करें हिमालय फ्रंट फोल्ड जो कहाँ पे है, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के जस्ट नीचे, यानी कि शिवालिक श्रेणी के नीचे जो है कौन सा पाया जाता है, हिमालय फ्रंट फोल्ड पाया जाता है। वहीं पे इसके अलावा दोस्तों भारत के अंदर अलग अलग जो है वो थ्रस्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है पूर्वांचल हिमालय के अंदर नागा थ्रस्ट देखने को मिलता है। वहीं पे ग्रेट बाउंड्री जो ब्रंश है जिसको अपन जल विभाजक रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसको ग्रेट बाउंड्री ब्रंश यानी कि अरावली पहाड़ी के समानांतर देखने को मिलता है। वहीं पे नर्मदा ब्रंश जिसके अंदर नर्मदा नदी बहती है। वहीं पे गोदावरी ब्रंश के अंदर गोदावरी नदी, महानदी ब्रंश के अंदर महानदी बहती है, दामोदर ब्रंश के अंदर दामोदर नदी बहती है। वहीं पे कोयना जो ब्रंश है
वहाँ पे जो है यहाँ पे कोयना ब्रंश महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। कृष्णा ब्रंश जो है कृष्णा नदी बहती है और कावेरी ब्रंश के अंदर कावेरी नदी जो है वो बहती है। तो ये अपने आप में मोस्ट जो है वो थ्रस्ट या अपन बात करें ब्रंश देखने को मिलते हैं, फॉल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट जो है शिवालिक अपन पढ़ रहे थे। तो शिवालिक के अंदर दोस्तों हमने बात करी एमबीटी जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट देखने को मिलता है। दक्षिण के अवसादी मलबे का उत्थान होने से शिवालिक पर्वत श्रेणी बनी है, जिसको अपन उप हिमालय, निम्न हिमालय, बाई हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाकिस्तान में पेशावर पोटवार बेसिन से लेकर 87 पूर्वी देशांतर कोसी नदी तक देखने को मिलता है। और वहीं पे कुछ विद्वानों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का डफला भूमि जो शिवालिक का ही भाग माना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम में पूर्व के नाम से जानी जाती है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, जम्मू में जम्मू कश्मीर के नाम से, इराना हिल्स पंजाब में, शिवालिक जो है उत्तराखंड में बोला जाता है, चूड़िया नेपाल यूपी की सीमा पर देखने को मिलता है, सोमेश्वर नेपाल बिहार में, रामनगर जो है बिहार और नेपाल में, और बंगाल द्वार जो है नेपाल और बंगाल में। इस नामों से जो है वो अपन इसको जो है वो बोल देते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, किसको, मध्य हिमालय को। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य उत्तराखंड के पश्चिम में स्थित घाटियों को दून बोल देते हैं, जैसे देहरादून हो गया, और पूर्व में स्थित घाटियों को द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। तो ये आपको जो है कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखते हैं। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मध्य हिमालय है आगे जाकर, या जो शिवालिक की श्रेणी है वो आगे जाकर क्या बनाती हैं, पूर्वांचल या फिर पूर्वोत्तर हिमालय का निर्माण करती हैं। वहीं पे उत्तर से दक्षिण में निम्न नामकरण से इसको पुकारते हैं। जैसे हम बात करें मिसमी पहाड़ियों के नाम से पटकोई भूम, नागा हिल्स, बेरर हिल्स, ईस्ट मणिपुर हिल्स, नेमातोल हिल्स, पूर्वांचल त्रिपुरा हिल्स, मिजो लुसाई की पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों ये म्यांमार और भारत की जो मध्य की बाउंड्री बनाते हैं, ये पूर्वांचल हिमालय के नाम से ही जाने जाते हैं। तो डाफलाबाम केलिंगोंग मिसमी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों आजकल जो है एग्जाम के अंदर जो है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है पूर्वांचल हिमालय से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो है काफ़ी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि डावलाबाम जो है वो मिसमी हिल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितनी है, 4599 मीटर देखने को मिलती है। वहीं पे नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो है सारामती जो है वो 3826 मीटर देखने को मिलती है। पूर्वांचल हिमालय भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का सीमा निर्धारण भी करता है। तो दोस्तों यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ पे क्या है, म्यांमार, और यहाँ पे है भारत। तो दोस्तों भारत और मध्य जो है पूर्वांचल हिमालय जो है सीमा बनाता है और जल विभाजक का भी काम करता है। तो दोस्तों यहाँ से आने वाली जो नदी है, यहाँ से जो नदी आती है जिसको बोलते हैं अपन सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो इन पहाड़ों से निकलकर और इसमें मिल जाती हैं। जैसे कपिली बात करें, दिहांग बात करें, ठीक है, लोहित बात करें, ये सारी नदी जो हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे जो है इन पहाड़ों से जो है पूर्व से लेकर इस साइड नदी आ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, पूर्वांचल जो हिमालय है वो नदियों के जल को भी विभाजित करता है। वहीं पे पटकोई भूमि जो है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। नागा पहाड़ियाँ जो है नागालैंड में, नेमातोल जो है वो मणिपुर, ईस्ट मणिपुर हिल्स में, और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। वहीं पे मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतियाँ जो हैं वो पठारी भाग का पार्ट है, न कि पूर्वांचल हिमालय का, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें दोस्तों अरुणाचल में, यहाँ पे डाफला जो घाटी है वो यहाँ पे, और बोमडेला जो है यहाँ पे, और मिसमी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो देखने को मिलती है। अब बात करें दोस्तों अपन हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं। तो हमने बात करी थी पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। तो दोस्तों सिडनी बुराड़ ने दोस्तों प्रादेशिक जो वर्गीकरण किया था, इसमें पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पंजाब को जो है अपन जो है किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो ये जो प्रादेशिक यानी कि प्रदेश के हिसाब से। तो दोस्तों प्रादेशिक विवरण जो है अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, प्रादेशिक वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे है सिंधु नदी, यहाँ पे कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु से लेकर जो सतलज नदी के मध्य जो है उसको बोलते हैं अपन क्या, पंजाब हिमालय, उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। यहाँ पे कौन सी नदी है, सतलज से लेकर जो है काली नदी यानी कि शारदा नदी, यहाँ पे कौन सी है, शारदा नदी। तो सतलज से लेकर शारदा नदी के बीच में जो है कुमाऊं हिमालय, और फिर शारदा से लेकर यहाँ पे एक नदी जो आती है जिसका नाम बोलते हैं तीस्ता। तो काली से तीस्ता के बीच में जो है उसको बोलते हैं अपन नेपाल हिमालय, उसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेकर जो है दिहांग नदी तक जो है उसको बोलते हैं असम हिमालय। तो इस प्रकार से डिवीजन जो है वो प्रादेशिक रूप से देखने को मिलता है। यानी कि सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमाऊं, और शारदा से लेकर तीस्ता के बीच में असम, और
तिस्ता से लेकर दिहांग तक जो है असम हिमालय देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान करना है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पंजाब कश्मीर हिमालय, इसको बोलते हैं जो है कुमाऊं हिमालय, इसको नेपाल और फिर इसको असम। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों अपन चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पंजाब हिमालय दोस्तों, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, इस हिमालय का विस्तार सिंधु सतलज नदियों के मध्य देखने को मिलता है। हिमालय भाग जो है काफ़ी चौड़ा है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई जो है 560 जो है किलोमीटर देखने को मिलती है। इसी भाग में जो दोस्तों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, जम्मू हिल्स, किराना, ईराना, ये सारी जो है वो हिल्स देखने को मिलती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। पंजाब हिमालय उत्तर भाग में वनस्पतियों का अभाव है, जबकि दक्षिण भाग में सघन वनस्पति जो है वो पाई जाती है। जैसे हमने पहले ही बात कर ली, तो यहाँ पे जो शीत मरुस्थल यानी कि लद्दाख में शीत मरुस्थल देखने को मिलता है। पंजाब हिमालय में निम्न चोटियाँ दोस्तों देखने को मिलती हैं, जिनमें अपन बात करें नंगा पर्वत 8611, वहीं पे गसेर ब्रूम जो है या मसेर ब्रूम, राकापोसी, कैंपरी दीवार, दस्ते गिलसर, हरामोश इत्यादि जो है वो यहाँ पे जो है पीक देखने को मिलती है। वहीं पे घाटियों की बात करें तो कांगड़ा, लाहौल, स्पीति, यहाँ पे लाहौल स्पीति घाटियाँ देखने को मिलती हैं, जहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी यानी कि पैदावार देखने को मिलती है। वहीं बात करें कुमाऊं हिमालय, जो कहाँ पे फैला हुआ है, सतलज नदी से काली नदी जिसको बोलते हैं शारदा नदी। कुल लंबाई की बात करें 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई देखने को मिलती है। इस हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, मंद्रपुज, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, नंदाकोट नामक चोटियां जो हैं देखने को मिलती हैं। वहीं पे दोस्तों इसमें जो नंदा देवी जो है सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, हिमनद से भागीरथी जो से हम बात करें यहाँ पे भागीरथी ग्लेशियर भी देखने को मिलता है, और उद्गम जो है इसी हिमालय से भागीरथी नदी या गंगा का उद्गम देखने को मिलता है। फिर है नेक्स्ट नेपाल हिमालय, जो कहाँ पे है, नेपाल में काली नदी के और तीस्ता नदी के मध्य। कुल लंबाई जो है इसकी 800 किलोमीटर देखने को मिलती है, यह आपको ध्यान करना है। वहीं पे एवरेस्ट, कंचनजंगा, गौरीशंकर, मकालू, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी जो है इसमें चोटियाँ देखने को मिलती हैं। वहीं पे इससे निकलने वाली जो नदियां हैं घाघरा, गंडक, कोसी आदि निकलकर भारतीय मैदान का निर्माण करती हैं। सिक्किम में सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जो है वो नेपाल हिमालय को जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों एक गंगा नदी आती है, इसका जो उद्गम स्थान जो है वो भागीरथी जो है कहाँ से निकलती है, वो यहाँ से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं शारदा, गंडक, कोसी जो सारी वो इस नदी में जो है गंगा नदी में मिल जाती हैं, जो कहाँ से निकलती हैं, नेपाल हिमालय से निकलती हैं। वहीं पे मैप देखना चाहते हो तो मैं आपको मैप भी दिखा सकता हूँ। जैसे गंगा नदी जो है वो इस प्रकार से निकलती है, यमुनोत्री से जो है वो ऐसे यमुना निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, भागीरथ, बद्रीनाथ से जो निकलती है वो अलकनंदा, और धौली नंदा विष्णुप्रयाग में ये आपस में मिल जाती हैं। ये मैंने दोस्तों नदियों का जो सेपरेट वीडियो जो है आपके लिए डाल रखा है यूट्यूब पे, आप जो है जाकर देख सकते हो। नंदाग्नि जो है नंदप्रयाग में मिल जाती है, पिंडर जो नदी है वो कर्णप्रयाग में मिल जाती है, और रुद्रप्रयाग में जो है वो अलकनंदा मिलकर और मंदाकिनी मिल जाती है रुद्रप्रयाग में, और देवप्रयाग में जो है वो भागीरथी नदी में वो नदी मिल जाती है। ऐसे जो है गंगा का फॉर्मेशन होता है। वहीं बात करें ये है कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी दोस्तों यहाँ से जो है वो मध्य हिमालय से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ हैं जो सतलज, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज जो है वो देखने को मिलती हैं। वहीं बात करें दोस्तों ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से निकलती है, वो हिमालय रीजन से ही निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो दोस्तों ये जो है लोहित और बराक, सुरमा, सुबनसिरी, दिहांग, तीस्ता, ठीक है, तो रेदाक, मानस और दिबांग, ये सारी जो है ब्रह्मपुत्र की नदी हैं, जो कहाँ से निकलती हैं, सारी हिमालय रीजन से निकलती है। गंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी दोस्तों अपन ने बात कर ली, घाघरा, गंडक, कोसी, और वहीं पे यमुना भी इसकी सहायक नदी है। यमुना की कुछ सहायक नदियाँ जो है वो मैदानी क्षेत्रों से निकलकर इसमें मिल जाती हैं, ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे भारत के जो दर्रे जो हैं वो कुछ हिमालय प्रदेश में इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। जैसे पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही, बुर जिला जो है वो भी जम्मू कश्मीर में, अघिल दर्रा जो है वो पीओके में, काराकोरम जो है काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलता है, बारालाचा जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, सिपकिला, लिपू लेक, नीति लेक, ये कहाँ पे, ये जो है वो आपको हिमालय रीजन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। वहीं पे इसके अलावा जो है वो नाथुला, बोमला, जलेपला और
ये आप जो है वो सारे जो हैं दर्रों का दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो जो है अलग से बना दूंगा आपके लिए, कहाँ पे है, किस लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि काफ़ी जो फेमस दर्रे हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली हिमालय रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं। वहीं बात करें दोस्तों नेक्स्ट जो है वो कौन सा बच गया, असम हिमालय। इसका विस्तार दोस्तों तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है और टोटल लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये कितना है 720 किलोमीटर। तो दोस्तों इसको जो है ऐसे समझ सकते हो, यानी कि यहाँ से तीस्ता नदी जाती है और यहाँ तक जो है ये टोटल फैला हुआ है असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, वहीं पे इस भाग की सबसे जो चोटी देखने को मिलती है वो सांगला और नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो तिब्बत का एक पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। नदियाँ दोस्तों इसमें हम बात करी कि ब्रह्मपुत्र और दिवांग और लोहित जो है वो देखने को मिलती हैं। दर्रों में जलेपला, बोमडीला और कांगड़ी जो है वो प्रमुख देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा जो है हिमालय कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, सॉरी प्रायद्वीपीय ना, यानी कि भौतिक विभाजन है वो है मैदानी प्रदेश, उसकी बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपको जो है ध्यान रखना है। वहीं पे अन्य जो उचावच हैं वो इस प्रकार से हैं, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, वो अपन प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 45 मिनट में एक वीडियो हिमालय में लो, हिमालय में आप भाई 18 घंटा लिया है उत्कर्ष से। हिमालय हिमालय में भारत में पूरा भौतिक विभाजन है 18 घंटा हाँ बता दो। तो आप लोग पढ़े जाते हैं एक पढ़ लिया मतलब ये मतलब कहीं भी बिना बता दी तुमने ये वाला बताऊं तो तेरा आते कोई दूसरा कौन देख लो ना जानना है कि बस अब तो करते हैं नो दो कि बनाओ दो मैं बनाऊं जो पढ़ लियो वो सिर्फ रिवीजन करना चाह रहे थे।